नमस्कार। मालदीव इन दिनों बहुत चर्चा में है और मालदीव को लेकर भक्तों ने पूरा एक बवाल मचाया हुआ है। जिस दिन प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाते हैं वहां सुंदर सुंदर अपनी फोटो खिंचवाते हैं। लक्षद्वीप बेहद खूबसूरत है और प्रधानमंत्री भी बेहद खूबसूरत है, तो वो तस्वीरें अच्छी आनी ही थी। तो शानदार वो तस्वीरें और वो वीडियो जिस दिन रिलीज हुआ उस दिन से ही भक्तों ने बवाल मचाया हुआ है मालदीव पे, और दुनिया के सारे मामलों पर बात हो रही है। लेकिन ये बात नहीं हो रही है कि जो मालदीव हमारा सबसे करीबी दोस्त था, जो अपनी हर परेशानी में हमारी तरफ देखता था, जहां ये नियम था बिना लिखा हुआ, जिसको हम कहते हैं अनरिटन, ये नियम था कि वहां जो भी राष्ट्रपति चुना जाता था वो अपनी पहली विदेश यात्रा भारत में करता था। आखिर उससे हमारे संबंध ऐसे खराब क्यों हो गए? क्या हुआ ऐसा कि मालदीव के साथ हमारे रिश्ते इतने खराब हो गए कि वहां के मिनिस्टर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं? ये अलग बात है कि उनको हटाना पड़ा, उनको इस्तीफा दे दिया गया, बाकी सब, लेकिन ये तो एक हकीकत है कि वहां के मिनिस्टर्स ने हमारे प्रधानमंत्री को गाली दी है। सोचना तो मालदीव को भी पड़ेगा कि आप एक तरफ गालियां देंगे, आप एक तरफ इंडिया आउट की बात करेंगे और दूसरी तरफ उम्मीद करेंगे इंडिया का टूरिस्ट मालदीव जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा हुजूर। बाकी सब ठीक है, सरकार से किसी का विरोध हो सकता है, सरकार से हमारा भी विरोध होता है, लेकिन देश तो हमारा भारत है ना। आप हमारे भारत को कहेंगे इंडिया आउट, भारत बाहर जाओ, जबकि केवल 77 सैनिक हैं हमारे वहां पर, और वो भी ऐसे सैनिक हैं जो आपकी ही मदद कर रहे हैं। वो उन हेलीकॉप्टर्स को चलाते हैं जिनसे जो दूर दराज के आपके टापू हैं वहां पर लोग पहुंचते हैं। इतना सब कुछ किया है हिंदुस्तान ने, उसके बाद आप कहेंगे इंडिया आउट, तो हमसे कैसे उम्मीद करेंगे कि हम मालदीव में जाएंगे, टूरिज्म करेंगे, एंजॉय करेंगे? हमारे सिनेमा के स्टार तो जा सकते हैं क्योंकि वो तो पैसे पे नाचने वाले लोग हैं। 1 तारीख को नया साल मना के अक्षय कुमार मालदीव में आते हैं और फिर जब ये बवाल चलना शुरू होता है तो मालदीव के खिलाफ और लक्षद्वीप के पक्ष में लिखने लगते हैं। उनसे किसी को पूछना चाहिए कि 1 तारीख को आपको देशभक्ति याद नहीं आई थी, 7 तारीख को अचानक याद आ गई। लेकिन ये देशभक्ति, देश विरोध, बाकी सबसे आगे जब भारत के हित की बात सोचनी होती है तब आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि मालदीव जैसा जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है उससे हमारे रिश्ते इतने खराब कैसे हो गए? कैसे ऐसा हो गया कि जिस मालदीव का हर राष्ट्रपति, चुना हुआ राष्ट्रपति सबसे पहले नई दिल्ली आता था, उस मालदीव का जो राष्ट्रपति चुना गया, जो इंडिया आउट के नारे पे चुना गया, उसने जानबूझ के टर्की जाना चुना पहली बार। यानी सबसे पहली जो उसने यात्रा की वो टर्की में की। और आप जानते हैं कि 370 हटाए जाने के बाद टर्की के साथ भी हमारे रिश्ते खराब हुए हैं। टर्की ने इसकी आलोचना की थी, भारत ने जवाब दिया था, और उसके बाद टर्की जिससे हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे वो रिश्ते भी हमारे खराब हुए हैं। वैसे मजेदार बात यह है कि रिश्ते हमारे अच्छे किससे हुए? कौन है जिसको हम कहेंगे ये हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है? ऑल वेदर फ्रेंड आप समझते हैं, मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऑल वेदर फ्रेंड का मतलब वो दोस्त होता है जो हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा होता है, अच्छे में बुरे में। आज कंडीशन यह है कि पाकिस्तान से तो हमारे रिश्ते कभी अच्छे रहे नहीं, बांग्लादेश से बस रिश्ते हैं, वहां पे भी भारत विरोधियों का एक पूरा पूरा ग्रुप बन चुका है। और अगर इस बार साफ सुथरे चुनाव हुए होते तो जिनके जीतने की उम्मीद थी वो भारत के मुखालिफ ही थे। नेपाल जिससे भाई भाई का रिश्ता रहा है हमारा, अब वो भी चाइना की तरफ जा रहा है। भूटान जिससे हमारा इतना करीबी रिश्ता रहा है वो भी चाइना से चिपक रहा है। श्रीलंका चाइना से चिपक रहा है, मालदीव चाइना से चिपक रहा है। यानी अड़ोस पड़ोस में ही कोई मुल्क ऐसा नहीं रह गया जिससे भारत यह कह सके कि इस पर हमारा असर है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? कहा जाता है मोदी जी का सारी दुनिया में डंका बज रहा है, तो इस डंके के बावजूद ऐसा क्या हुआ है कि मालदीव के साथ और बाकी देशों के साथ हमारे रिश्ते, जो हमारे अड़ोस पड़ोस के देश हैं, कहा जाता है जब कोई मुसीबत पड़ती है सबसे पहले पड़ोसी काम आते हैं, रिश्तेदार बाद में काम आते हैं। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो कोई रिश्तेदार होता नहीं है। एक जमाना था जब रशिया के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन आज रशिया और चाइना पूरा एक ध्रुव बन चुके हैं और उसमें भारत कहीं नहीं आता है। आप अमेरिका की बात करते हैं और अमेरिका में आपका एक जासूस पकड़ा जाता है और उस जासूस के पकड़ने के बाद आपकी पूरी की पूरी यूनिट भेज दी जाती है, वहां आपका दफ्तर बंद करा दिया जाता है। कनाडा में आरोप लगता है कि वहां पर एक कनाडाई नागरिक, सिख नागरिक को, जो सिख आतंकवाद का सपोर्टर है, उसको भारतीय लोगों ने मरवाया। और उसके बाद कनाडा ही नहीं, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सारे जो हैं वो भारत के खिलाफ नजर आते हैं। तो हमारा दोस्त कौन बचा है? इतनी बड़ी जंग चल रही है फलस्तीन और इजराइल के बीच में,
लेकिन उस जंग में हम कहां हैं? कभी समर्थन में वोट कर देते हैं, कभी मुखालिफ होकर वोट कर देते हैं। हमें पूछ कौन रहा है? अरब के नेता जिनसे भारत की हमेशा से दोस्ती रही है, जब नेहरू जी गए थे अरब में, उनकी क्या इज्जत उनकी हुई थी, उस अरब में आज हमें कौन पूछ रहा है? अरब के नेता जब निकलते हैं फलस्तीन पे समाधान की तलाश करते हुए, तो वो चीन जाते हैं, बाकी सारे मुल्कों में जाते हैं, हिंदुस्तान आते भी नहीं है। कुल मिला जुला के बस इतना है कि हमारे यहां चूंकि मार्केट बहुत शानदार है, इसलिए कोई हमसे सीधी दुश्मनी नहीं कर रहा है, लेकिन दोस्ती भी तो नहीं कर रहा है। कारण क्या है इसका? मालदीव के साथ क्या रिश्ते हैं? यही सारा कुछ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात तो यह आपको बता दूं कि मालदीव के साथ ट्रेडिशनली हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। मालदीव एक छोटा सा मुल्क है, हमारे मुल्क के किसी सूबे, किसी राज्य से भी छोटा होगा वो। जरा सा देश है बड़ा खूबसूरत, श्रीलंका के पास है, ये है बड़ा खूबसूरत और स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से मिडिल ईस्ट का रास्ता खुलता है और उससे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। और वो रिश्ते अपने उरूज पर, अपने सबसे ऊंचे मकाम पे पहुंच गए 1988 में। वो कहानी आप सब लोग जानते हैं कि 1988 में मालदीव का एक बंदा था जो सरकार गिराना चाहता था। उसने श्रीलंका के कुछ तमिल उग्रवादियों की सहायता ली और तमिल उग्रवादी पहुंच गए मालदीव। छोटा सा मुल्क है, उसके हवाई अड्डे को कब्जा कर लिया, कुछ और जगहों को कब्जा कर लिया। और जो गयूम साहब राष्ट्रपति थे वो बेहद परेशान थे। उन्होंने श्रीलंका से मदद मांगी, लेकिन श्रीलंका अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने यहां जो आतंकवादी थे उनके खिलाफ कुछ करना नहीं चाहता था। हालांकि सबसे करीब तो श्रीलंका ही था। अमेरिका से मांगी, लेकिन अमेरिका बहुत दूर था, आते आते वक्त लगता। ब्रिटेन से मदद मांगी तो ब्रिटेन ने कहा कि आप हिंदुस्तान से मदद मांगिए। तो फोन लगाया गया सीधे राजीव गांधी को। राजीव गांधी उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। राजीव गांधी ने तुरंत फैसला लिया कि हम मालदीव की मदद करने के लिए सेना भेजेंगे। हालांकि उस समय हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर बहुत सारे लोगों ने कहा था कि एक आजाद मुल्क के अंदर सेना भेजना सही नहीं होगा, लेकिन राजीव गांधी ने किसी की नहीं सुनी और वहां पर सेना भेजी। उस सेना ने जो विद्रोही वहां पर पहुंचे थे, जो आतंकवादी वहां पर पहुंचे थे सत्ता को पलटने के लिए, उनका सफाया किया और अब्दुल गयूम की सत्ता फिर से बनी। अब आप सोचिए कि जिस बंदे ने और जिस देश ने ऑपरेशन कैक्टस के थ्रू मालदीव में सत्ता को पलटने से बचाया था, वो कैसे ना एहसानमंद होता है हिंदुस्तान का। और हिंदुस्तान की जो इमेज रही है ये बहुत समझना जरूरी है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जो एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में इमेज रही है कि एक तो यहां डेमोक्रेसी है, जनता का शासन है, अहिंसा यहां के सिद्धांत में है, और दूसरा ये सेकुलर देश है जहां पर इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं। नॉर्थ इंडिया में अलग कल्चर, साउथ इंडिया में अलग कल्चर, वेस्ट में अलग कल्चर, ईस्ट में अलग कल्चर, जो आपका सेंट्रल इंडिया है उसका अलग कल्चर। इतनी सारी संस्कृतियां हैं, कोई नॉनवेज खाता है, कोई वेज खाता है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं चावल खाया जाता है, कहीं रोटी खाई जाती है, कहीं शादियों में कुछ और परंपरा है, कहीं शादियों में कुछ और परंपरा है। अलग अलग धर्म है, मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, यहां तक कि यहूदी भी हैं, और ये सब हिंदुस्तान के अंदर मिलजुल के रहते हैं। बड़ी बात ये कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, जो सरकार है, इन सबको एक आंख से देखती है। जो अपराधी होता है उसको सजा देती है, ना तो वो माइनॉरिटी के पक्ष में खड़ी होकर कुछ गलत करती है, ना मेजॉरिटी के पक्ष में खड़े होकर कुछ गलत करती है। तो ये जो हमारी छवि थी सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और सेकुलर डेमोक्रेसी, इसने सारी दुनिया में हमारे लिए इज्जत कमाई थी। और ऐसे में जब मालदीव की सरकार को राजीव गांधी ने बचाया, तो जैसा मैंने कहा कि मालदीव की सरकार क्यों ना हमारी एहसानमंद होती। एहसान भी था, मोहब्बत भी थी, मालदीव के साथ हमारे रिश्ते बने। और ये सिर्फ मोहब्बत और एहसान का मामला नहीं होता। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिर्फ मोहब्बत और एहसान से नहीं चलती है। मालदीव के लिए जरूरी था कि हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश जिसके पास एक डेवलप्ड नेवी है वो उसकी मदद करे, और हिंदुस्तान के लिए था कि मालदीव जैसे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के इलाके में उसका प्रेजेंस रहे, ताकि अगर कोई खतरा होता है तो उसको पहले से पता चल जाए। इस बेस पर यह रिश्ता बना, और बना तो क्या खूब बना। वहां हमारी सेना थी। आप जानते हैं कि वहां पर जो ज्वाइंट एक्सरसाइजेस हमारे यहां से लगातार होती रही, मतलब भारत के सैनिक और मालदीव के सैनिक साथ में मिलकर ज्वाइंट एक्सरसाइज करते रहे। 70% वहां जो ट्रेनिंग की जरूरत है, आर्मी को जो ट्रेनिंग दी जाती है, 70% ट्रेनिंग हमारी इंडियन आर्मी देती रही। ऑपरेशन कैक्टस के बारे में तो सब लोग जानते हैं। ऑपरेशन नीर
2014 में ऑपरेशन नीर हुआ था, वहां पीने के पानी की समस्या थी, भारत ने पानी सप्लाई किया वहां पर ऑपरेशन नीर, जिससे वहां पीने की समस्या हल हुई। मोदी जी के आने के बाद वहां पर ऑपरेशन संजीवनी कोविड के टाइम में हुआ, जिसमें भारत ने 6.2 मीट्रिक टन जो है सामग्री भेजी थी, कोविड की दवाएं और बाकी सारी चीजें। तो हम हमेशा उनकी मदद करते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहां के जो पॉलिटिकल क्लास है वो हमारी इज्जत करता रहा है। ये सारा कुछ रहा है जिसकी वजह से हमारा वहां पर प्रेजेंस रहा है। और सिर्फ इतना नहीं है, हेल्थ केयर के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, फिशरीज में, टूरिज्म में, स्पोर्ट में, रिहेबिलिएशन में, इन सारी चीजों में हिंदुस्तान ने उनकी बहुत मदद की है। हिंदुस्तान उनका 3rd लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हिंदुस्तान ने बहुत मदद की है। टूरिज्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मालदीव में कोई टूरिस्ट जाते हैं अभी तक तो हिंदुस्तान से जाते रहे हैं, चाइना का नंबर दूसरा है। या आप समझ सकते हैं कि किस तरह के रिश्ते हमारे मालदीव से रहे हैं। लेकिन मालदीव का जो पिछला चुनाव लड़ा गया, उसमें एक कट्टरपंथी दल जो थे, 2 कट्टरपंथी दल बेसिकली, इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा और उस चुनाव में नारा दिया इंडिया आउट। अब एक हिंदुस्तानी की तरह और एक इंटरनेशनल नागरिक की तरह आप समझिए कि यह इंडिया आउट का नारा क्यों दिया गया। 2 वजहें हैं। एक तो आप जानते हैं कि 2017 में ही एफटीए साइन किया था चाइना के साथ मालदीव ने, यानी चाइना की तरफ धीरे धीरे उसका झुकाव हो रहा था। यह क्यों हो रहा था, यही समझना जरूरी है। सब लोग कह रहे हैं प्रो चाइना, लेकिन प्रो चाइना क्यों हुआ? 2 वजहें हुजूर। जिसका चुंबक जितना बड़ा होगा, लोहा उतना ही उसको खींचेगा। पता नहीं आपको यह घटना पता है कि नहीं, 90s की घटना है। बिडेन साहब जो अब राष्ट्रपति हैं, तब एक सीनेटर हुआ करते थे और नाटो का विस्तार हो रहा था। रूस उसका विरोध कर रहा था। रूस ने कहा कि अगर नाटो का विस्तार होगा तो हम चाइना के करीब जा सकते हैं। बिडेन साहब ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि चले जाओ चाइना के करीब। चाइना क्या, तुम ईरान के करीब चले जाओ। यानी चाइना और ईरान का वो मजाक उड़ा रहे थे कि चाइना और ईरान की क्या औकात है, उनके पास जाके तुम्हारा क्या होगा। लेकिन 1991 से लेकर अभी तक बहुत पानी बह चुका है दुनिया की सारी नदियों में, और चाइना पूरी दुनिया में एक बेहद मजबूत देश बनकर उभर रहा है। इकोनॉमिकली बहुत मजबूत है और बाकी सारी चीजें, हथियारों वगैरह के मामले में भी बेहद मजबूत है। और आज जो रूस और चाइना की जोड़ी बनी है, उस जोड़ी से अमेरिका भी डरता है। आप देखिए, रूस यूक्रेन वार में शुरू में जितना भी हल्ला हुआ हो, अब सब खामोश होकर बैठ गए। तो जो बिडेन ने मजाक उड़ाया था, आज अगर उसको याद आता होगा तो लगता होगा कि कितनी बड़ी बेवकूफी की थी। खैर, तो एक तो चाइना बेहद मजबूत हुआ है, इंटरनेशनल पावर बना है और सब मजबूत के साथ रहना चाहते हैं। पहला कारण तो यही है। दूसरा और बेहद जरूरी कारण एक और है जिसको समझना होगा, जिसको समझने से हम सब इंकार करते हैं। उसके लिए जो अभी मालदीव में घटना हुई है उसको देख लीजिए, फिर बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। कुछ मैं समझा दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री महोदय लक्षद्वीप गए, लक्षद्वीप से उन्होंने तस्वीरें डाली और जिसका एक इंप्लीकेशन यह था कि टूरिज्म के लिए लक्षद्वीप बहुत खूबसूरत जगह है। और मेरे जैसा व्यक्ति इसको बिल्कुल सही मानता है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने मालदीव के विकल्प के रूप में अगर लक्षद्वीप को दिखाना चाहा तो बिना मालदीव का नाम लिए दिखा दिया। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे ही होती है, वहां नाम नहीं लिया जाता है। तो प्रधानमंत्री महोदय ने जो अपना काम किया, बिल्कुल ठीक काम किया। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारे चैनल को मुझे सरकार का विरोधी माना जाता है, लेकिन हम भारत के विरोधी नहीं है, भारत को किसी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो मुझे अपने प्रधानमंत्री महोदय का, आप मेरा पूरा ट्विटर देख लीजिए, मैंने कहीं उस यात्रा का मजाक नहीं उड़ाया, कहीं उस यात्रा पे कोई वीडियो नहीं बनाया। मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत समझता हूं, तो मैं पहले दिन से समझ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में ये जो वीडियोग्राफी कराई है, ये बिल्कुल सही काम किया है। बिना कुछ किए मालदीव को चुनौती दे दी है कि बेटा, तुम अगर इंडिया आउट करोगे तो हम तुम्हारे अल्टरनेटिव यहीं पर डेवलप कर लेंगे पर्यटन के लिए, और हम तुम्हारे पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन मालदीव का कहीं नाम नहीं लिया। यह कूटनीति थी, यह होशियारी थी जो प्रधानमंत्री ने, या फिर हम कहें भारत सरकार ने किया। यहां तक बिल्कुल ठीक। तमाशा शुरू हुआ इसके बाद। राइट विंग के जो ट्रॉल्स हैं, जिन्होंने सारी दुनिया में भारत की नाक कटा के रख दी है, वो मालदीव का नाम ले लेकर पोस्ट करने लगे। क्या जरूरत थी भाई? आप मालदीव का नाम ले लेकर पोस्ट करने लगे, मालदीव को गालियां देने लगे और ये और वो, बायकाट मालदीव और ये सारा आप करने लगे।
तो ट्रॉलिंग जब होती है तो ये ट्रॉलिंग मालदीव भी पहुंची और मालदीव के मिनिस्टर्स ने गालियां दी। इतनी घटना वो है जो आप सब जानते हैं। अब इस घटना के थोड़ा गहराई में आप जाइए। जो मालदीव है उस पे बहुसंख्या मुसलमानों की है। वैसे मैं बता दूं कि लक्षद्वीप में भी 90% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, मालदीव में भी 90% से ज्यादा, बल्कि मेरे ख्याल से 94-95% मुस्लिम आबादी है। अब यहां पर हमारे जो ट्रॉल्स हैं जिनको सरकार के साथ जोड़ के देखा जाता है, राइट विंग, किसी को मोदी जी फॉलो करते हैं, बाकी लोग लगातार सरकार का समर्थन करते हैं, वो ट्रॉल्स 2014 के बाद से ही लगातार एंटी मुस्लिम, मुस्लिम हेटिंग जो पोस्ट कर रहे हैं वो सारी दुनिया में जा रही है। वो टर्की में भी पहुंच रही है। और ऐसा मत समझिए कि आप हिंदी में लिखते हैं या तमिल में लिखते हैं तो कोई नहीं समझता। दुनिया के हर भाषा से ट्रांसलेशन हो जाता है। किसी भी ट्वीट के नीचे जाएंगे तो ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है। तो पूरी दुनिया देख रही है कि हमारी सरकार सीधे कुछ भले ना कहे, लेकिन हमारी सरकार के जो समर्थक हैं, जो भारत में पूरा एक राइट विंग डेवलप हुआ है, वो दिन भर मुसलमानों को गाली देता रहता है। आपने देखा होगा सऊदी अरबिया की एक प्रिंसेस ने लिखा था और काफी तमाशा हुआ था। नुपुर शर्मा का केस आपने देखा होगा, पूरे मिडिल ईस्ट में तमाशा हुआ था। तो ये तमाशा क्या मालदीव नहीं पहुंचता होगा? ये तमाशा मालदीव भी पहुंचता होगा। और इसीलिए मालदीव में एक तो आपकी सेना है, वहां पर बहुत सारी चीजों में आप हावी हैं। तो मालदीव की एक नेशनल पार्टी को यह मौका मिल जाता है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैला सके, जैसे आप यहां पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। उसको बेस मिल जाता है। मैंने इसीलिए बार बार कहा कि इंडिया का महत्व इसलिए था कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री थी। जब आप सेकुलर कंट्री होते हैं तो मालदीव में जो सेकुलर लोग हैं या फिर मालदीव में जो खुले दिल के लोग हैं वो कहते हैं कि देखो, हिंदुस्तान से हमारी दोस्ती है, जहां हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको प्यार मिलता है। लेकिन जब आप लगातार कम्युनल पॉलिसीज को बढ़ावा देते हैं, जब आप यहां लगातार कम्युनल पोस्ट करते हैं ट्विटर पर और बाकी सारी जगहों पे लोग, और वो सारी दुनिया में पहुंचता है, तो वहां की जो नफरती गैंग है, और हर देश में एक नफरती गैंग होती है, तो जो वहां की नफरती गैंग है उसको यह कहने का मौका मिलता है कि देखो, हिंदुस्तान जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए हिंदुस्तान को मालदीव से बाहर कर देना चाहिए। और ये ट्रॉल्स जो इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, ये देश के दुश्मन की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में हिंदुस्तान की इमेज खराब करते हैं। और इसी के चलते मालदीव में जो नफरती हैं वो इंडिया आउट के नारे पर चुनाव लड़ते हैं। और जैसे हर जगह जनता नफरतियों को अक्सर पसंद कर लेती है, भावना में बह जाती है, वैसे ही वहां की भी जनता का एक हिस्सा भावना में बहता है और उनको वोट देता है। और वोट मिलने के बाद चुनकर आई हुई सरकार जो है इंडिया आउट के एजेंडे को चलाने पे मजबूर होती है। हालांकि आपने देखा कि जब मामला एस्केलेट करता है, जैसे नुपुर शर्मा वाला जब मामला एस्केलेट किया, तो हमको अरब कंट्रीज से कहना पड़ा कि नहीं, ये सरकार का स्टैंड नहीं है, और बाकी सारी चीजें हुई, पार्टी से निकालना। वैसे ही मालदीव में भी जब मामला एस्केलेट हुआ तो उन तीनों लोगों को बाकायदा निकाला गया और सरकार ने बाकायदा यह बयान दिया कि हिंदुस्तान के खिलाफ जो इस तरह की बातें हो रही हैं वो ठीक नहीं है, और मालदीव की सरकार इसको नहीं मानती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनको करना पड़ा। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं उस चीज को समझिए कि जो ट्रॉल्स हैं हमारे, इन्होंने आधी दुनिया को हमारा दुश्मन बना दिया है। इजराइल का मामला आया, लगे फलस्तीनियों का गाली देने, ऐसा इजराइल का समर्थन करने लगे कि दुनिया में खबरें छपने लगी कि इजराइल फलस्तीन वार में जो मिस इंफॉर्मेशन है, जो फेक न्यूज फैलाई जा रही है, उसका डन बन गया है इंडिया। इजरायली मजाक उड़ा रहे हैं आपका। सरकारें हमारे यहां इजराइल में मजदूरों के लिए भर्तियां चलवा रही है। क्या बेवकूफी है आपकी। दुनिया में आपकी नाक कट रही है, आपके समझ में नहीं आ रहा है। अपने यहां अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में आप दुनिया के आधे मुल्कों को अपना दुश्मन बना ले रहे हैं, जो ट्रेडिशनली, पारंपरिक रूप से हमारे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, हर मुसीबत में हमारे साथ खड़े हुए हैं। कश्मीर के मामले पे यासर अराफात पाकिस्तान को छोड़ के हमारे साथ खड़े हुए थे, और हम फलस्तीन के मामले में इजराइल के साथ जाके खड़े हो जा रहे हैं, जो किसी का नहीं है, जो अमेरिका का नहीं है, जो उसको पालता है, पोसता है, सबसे ज्यादा पैसा देता है, उस अमेरिका का भी नहीं है इजराइल। लेकिन आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं क्योंकि आपको अब्दुल की चूड़ी टाइट करनी है। तो जब आप अब्दुल की चूड़ी टाइट करेंगे और अब्दुल के बिरादर मालदीव में बहुसंख्या में हैं, तो वहां यह तो होगा ही कि वहां भी कोई नफरती गैंग पैदा होगा और वो कहेगा कि देखो, हिंदुस्तान मुसलमानों के मुखालिफ है, खिलाफ है, इसलिए हिंदुस्तान आउट, इंडिया आउट चलाएगा। लेकिन इस इंडिया आउट में
वहां के नफरती मालदीव को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यहां के नफरती हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जैसे हर जगह नफरती होते हैं, वैसे ही हर जगह सही सोचने वाले भी होते हैं। तो शायद मालदीव में इस तरह के सही सोचने वाले लोगों को यह समझ में आ रहा है कि ये जो राष्ट्रपति महोदय हैं, इनकी जो पार्टी है, इनकी हरकतें मालदीव को भयानक नुकसान पहुंचाने वाली हैं, इसीलिए वहां की संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया है। मैं तो यही चाहूंगा कि मालदीव में ऐसी सरकार रहे जो भारत से अपने पुराने रिश्ते बना के रखना चाहे। यह मालदीव के फायदे में भी है और मेरे देश हिंदुस्तान के फायदे में भी है। फर्ज कीजिए हिंदुस्तान से वहां जो टूरिज्म है वो अगर 50% भी कम हो जाता है, मालदीव के इकोनॉमी की हालत खराब हो जाएगी। और फर्ज कीजिए कि चाइना इसी तरह सारे स्ट्रेटेजिक कंट्रीज में मजबूत होता जाता है और वहां से हिंदुस्तान को निकलना पड़ता है, तो सामरिक रूप से, युद्ध के लिहाज से, स्ट्रेटेजिक लिहाज से हमारा कितना नुकसान होगा। तो मालदीव की नफरत मालदीव को नुकसान पहुंचा रही है, हिंदुस्तान की नफरत हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। सारे यूट्यूब चैनल इनकी सफलता, उनकी सफलता, ये वो। भाई व्यूज चाहिए तो जितना भड़काऊ आप देंगे उतना ही आपको व्यू मिलेगा, लेकिन व्यूज से आगे थोड़ा सा रुक के सोचना चाहिए कि हम अगर हिंदुस्तानी हैं तो हमें थोड़ा गहरा सोचना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान का, हमारे देश का, हमारे भारत का असल फायदा किसमें है। हमारे भारत का असल फायदा है अगर हम सेकुलर डेमोक्रेटिक की अपनी छवि को बचा कर रखेंगे, तभी दुनिया भर में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, हमें स्वीकार किया जाएगा और हम स्ट्रेटेजिक तरीके से चाइना का मुकाबला कर पाएंगे। और अगर ऐसा हम नहीं कर पाए तो देश के अंदर आप नारे लगाते रहिए, दुनिया भर में ये जो नफरती चिंटू हैं ये हिंदुस्तान का नाम डुबो रहे हैं और ज्यादा डुबोते जाएंगे। तो मैंने कोशिश की मालदीव का जो पूरा बवाल है उसको एक अलग तरीके से समझने की और समझाने की। अगर मेरी बात आपको पसंद आई हो तो भी कमेंट में लिखिए, और ना पसंद आई हो तो भी कमेंट में लिख के बताइए कि मेरी जो एनालिसिस है उसमें क्या गड़बड़ी है। और साथ में अगर आपको लगता है कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं लगातार वो कहां बोला जाना चाहिए तो जुड़ जाइए हमारे साथ। जो पिन कमेंट, जो पहला कमेंट होता है उसको खोल के देखिए। आप चाहें तो हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये तो कर ही सकते हैं। अगर आप हमें ताकत देंगे तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच में लगातार कह सकूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।